हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा हमारे किसी भी लेक्चर का। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस लेक्चर का तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। इसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चैंपियन लीग 2022 के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के स्थान पर यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किस शहर को चुना गया है? आंसर है इसका पेरिस। दोस्तों, अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और इसको देखते हुए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो चैंपियन लीग 2022 का फाइनल मुकाबला है सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला था, अब वो सेंट पीटर्सबर्ग के स्थान पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट भी नोट करना है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये रूस में स्थित है। ठीक है, तो अब वहां पर ये फाइनल नहीं होगा, अब ये होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब होगा ये फाइनल? तो ये फाइनल होगा 28 मई 2022 को। दोस्तों, फ्रांस ने आखिरी बार 16 साल पहले चैंपियन लीग के फाइनल की मेजबानी की थी। बात आई है यहां पर यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की, तो यह यूरोप और एशिया के कुछ देशों जैसे इजराइल का फुटबॉल का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 1954 को की गई थी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। यानी दोस्तों, हेमानंद बिस्वाल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, वो उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कब कब बने हैं? 1989 से 1990 तक और 1999 से साल 2000 तक। और इनका संबंध किस पार्टी से रहा है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध कांग्रेस से रहा है। ठीक है, और जो हेमानंद बिस्वाल थे वह उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे। चलिए फ्रेंड्स, उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद उड़ीसा की जियोग्राफी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उड़ीसा में सरकारी नौकरियों के लिए जो हाईएस्ट एज लिमिट है उसको बढ़ाया गया है और इस एज लिमिट को 32 साल से बढ़ा करके 38 साल कर दिया गया है। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं उड़ीसा की जियोग्राफी को। तो दोस्तों, भारत के नक्शे में जब हम उड़ीसा को देखते हैं तो यह भारत के पूर्वी हिस्से में दिखाई देता है और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके अलावा दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और उड़ीसा के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा कौन है? नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है दोस्तों? गणेशी लाल। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऋषभ पंत। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं कौन? ऋषभ पंत। तो उन्हें हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और वो कितने सालों के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे? तो 2 सालों के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड एक डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच कंपनी है, जिसके स्वामित्व में डिश टीवी और D2H जैसे ब्रांड
काम करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में प्रतिष्ठित वोल्टज मान पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका दीपक धर। दोस्तों हाल ही में वोल्टज मान पदक किसे मिला है? दीपक धर को मिला है और वो वोल्टज मान पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित वोल्टज मान पदक से उन्हें सम्मानित किया गया है। वोल्टज मान मेडल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा हर 30 साल में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, वोल्टज मान मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों दीपक धर। क्या नाम है? दीपक धर। अगला प्रश्न है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 किस दिन आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका 26 फरवरी, यानी दोस्तों 26 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं कौन? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो दोस्तों उन्होंने 26 फरवरी 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों पोलियो टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन 27 फरवरी को किया जाना है। दोस्तों पोलियो वायरस के खिलाफ रक्षा को बनाए रखने के लिए और पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत हर साल पोलियो के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित करता है। याद रखिएगा कि जो भारत है वो पोलियो मुक्त है, यानी यहाँ पर पोलियो की जो दर है वो बहुत ही कम है, यानी पोलियो मुक्त भारत है। लेकिन इससे बचने के लिए भारत क्या काम करता है कि हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित करता है, यानी इसमें जो बच्चों को जो पोलियो की दवा है वो पिलाई जाती है, वैक्सीनेशन होता है। तो पोलियो से बचने के लिए हर साल भारत क्या आयोजित करता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित करता है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर इंटरनेशनल में भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? यानी सिंगापुर इंटरनेशनल में जो वेट लिफ्टिंग है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका मीराबाई चानू। ठीक है दोस्तों, इस नाम से तो आप बहुत परिचित होंगे मीराबाई चानू के। तो इन्होंने ही सिंगापुर इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस जीत के साथ उन्हें आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों जो कि 2022 में होंगे तो उसके लिए एक सुरक्षित स्थान मिल गया है, यानी उन्होंने इसके लिए सीट पक्की कर ली है। दोस्तों उमीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। तो याद रखना है आपको कि जो मीराबाई चानू हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। किससे है दोस्तों? वेट लिफ्टिंग से है, जिन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? आंसर होगा इसका 3 साल, यानी दोस्तों 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? 3 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना को 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से लॉन्च किया गया था और इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है? याद रखना है आपको, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस योजना में 6,000 रुपए की राशि यानी 2,000 रुपए की 3 किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती हैं, यानी किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कितने रुपए की? 6,000 रुपए की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी रामानुजन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है जो कि गणितज्ञों को दिया जाता है यह सम्मान? आंसर होगा इसका नीना गुप्ता। किससे दिया गया है दोस्तों? नीना गुप्ता को। तो नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ के रूप में काम कर रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करें रामानुजन पुरस्कार की तो इटली में अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र के द्वारा हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों रामानुजन जो हैं वो भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे, तो उन्हीं के नाम पर
ये पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 2004 में स्थापित किया गया था और पहली बार 2005 में प्रदान किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा और याद रखना है कि रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, नीना गुप्ता को दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम 26 फरवरी 2022 को पूछे गए क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके सही आंसर क्या थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था 26 फरवरी को कि कांचोट उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो आंसर है इसका जम्मू और कश्मीर, यानी कांचोट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। और अगला प्रश्न था भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान खरीदे हैं। आंसर होगा इसका 35 राफेल विमान खरीदे हैं, जिसमें से 36 राफेल विमान खरीदे हैं, जिसमें से 35 की डिलीवरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ऋषभ पंत का संबंध किस स्टेट से है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको सर्च करके बताना है। आप बताएंगे कि जो ऋषभ पंत हैं उनका संबंध किस स्टेट से है, तो आप इसको सर्च करिएगा, फिर बताइएगा कि ऋषभ पंत का संबंध किस स्टेट से है। और अगला प्रश्न है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको जरूर फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।